गुड आफ्टरनून गाइस। लास्ट वीडियो में हमने 4th पैराग्राफ तक देख लिया था, उसकी लास्ट 2 लाइन बाकी थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इटली का व्यापार होता था दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया की तरफ, ठीक है, वो 2 मार्गों से होता था। पहला मार्ग जो पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता, ठीक है। तो मैं आपको फारस की खाड़ी बता देती हूँ, पर्शियन गल्फ जिसे हम बोलते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जूम करके थोड़ा, कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे सऊदी अरब के पास। यहाँ पे हम ओमान, यमन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब, यूएई, कतर, कुवैत, यहाँ पे देख सकते हैं खाड़ी देश बोलते हैं हम इन्हें। एक रास्ता जाता था इंडिया से, मेरे फिंगर को देखते रहिएगा आप, गल्फ ऑफ ओमान, फिर पर्शियन गल्फ, फिर इराक, सीरिया, टर्की होते हुए यहाँ पे आता है इटली। ये है इटली जिसकी कैपिटल है रोम, ठीक है। तो ये रोम तक ये एक रास्ता हुआ, पर्शियन गल्फ मतलब समुद्री मार्ग से, उसके बाद स्थल मार्ग से इटली पहुंचता था। अब दूसरा मार्ग देखिएगा आप, इधर अफ्रीका के थ्रू, अफ्रीका के पास आता है गल्फ ऑफ एडन, उसके बाद आता है रेड सी, लाल सागर। अब चूंकि पहले एक सुएज कैनाल नहीं थी, अब बनाई गई है। पहले यहाँ पे एक सुएज कैनाल नहीं थी, इसलिए वह यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया, यहाँ एक मेडिटेरियन सी जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, उसके पास है एक अलेक्जेंड्रिया, यहाँ पर आता था। जो भी वस्तुएं या अन्य कोई भी वस्तुएं जो व्यापार के लिए आई हुई है, पहले यहाँ लाल सागर से होते हुए अलेक्जेंड्रिया पहुंचती थी, फिर भूमध्य सागर से होते हुए, चूंकि ये स्विच कैनाल नहीं था इसलिए वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचती थी, उसके बाद भूमध्य सागर से होते हुए इटली में पहुंचती थी। क्योंकि इटली का जो व्यापार है, आप देखिए ध्यान से, जो इटली का व्यापार है वो इस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, इंडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड एंड सो ऑन, इन सभी के साथ व्यापार था और वो एकाधिकार प्राप्त किया। अभी कोई पिक्चर में नहीं आया, ना ही कोई पुर्तगाली आए, ना ही फ्रेंच आए, या फिर कोई अंग्रेज, कोई अभी पिक्चर में नहीं है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप टर्की को देखिए कितना दूर है, पर फिर भी वो यहाँ पर पूरा एकाधिकार प्राप्त किया हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दूर डिस्टेंस पर होते हुए भी इनके साथ एकाधिकार मीन्स एकाधिकार प्राप्त था व्यापार पर। तो आप इन रास्तों को ध्यान रखिएगा। एक तो पर्शियन गल्फ से होते हुए टर्की, फिर इटली पहुंचता था। दूसरा मार्ग ये था इधर से। देखो कहीं भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से शॉर्टकट है। तो देखिए यहाँ से एक रेड सी जाता था, ये पर्शियन गल्फ की तरफ से जाता था। तो अलग अलग रास्ते होते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। तो ये भी अलग अलग रास्तों, जल मार्गों, स्थल मार्गों का प्रयोग करते थे। आप इसे जूम करके देख सकते हैं और ये मैप भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि लोकेशन किस कंट्री की कहाँ पर है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इटली कहाँ पर है, टर्की कहाँ पर है, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ने बैठे मैप भी साथ में रखें और मैप को भी देखा करें साथ में कि कौन सा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, कौन सी कंट्री में फैला था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे थे कि जिससे वे बेहद संपन्न थे, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था। तो हमने देख लिया कि जो इटली है उसका व्यापार किसके साथ था, पूर्वी देशों के साथ। ये पूरा पूर्व देश है, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इनके लिए तो ये पूर्वी कहलाएगा, हम यहाँ पे, ये भारत है, ठीक है, तो हमारे लिए ये पूर्व कहलाएगा और ये पश्चिम कहलाएगा, पर इनके लिए हम पूर्व में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था। इस प्रकार वो पूर्वी देशों के साथ वर्चस्व था, देख सकते हैं आप, पूरा पूर्वी व्यापार था। और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। अब आप देख सकते हैं जो इटली है वो भूमध्य सागर मीन्स मेडिटेरियन सी के बॉर्डर पे स्थित है। चूंकि ये बॉर्डर पे स्थित है इसलिए सारा सामान यहाँ का रुक जाता है और फिर इटली से होते हुए ये पूरे यूरोप, आप देख सकते हैं ये पूरा यूरोप है, यहाँ पर एंड में सामान पहुंचता था। अब ये क्या हुआ कि इटली के द्वारा यहाँ पर पहुंचता था, इसलिए यहाँ के देशों ने सोचा क्यों ना हम इनके साथ डायरेक्ट व्यापार करें, ये हमारे लिए प्रॉफिट में होगा। क्यों ना हम इनके साथ दूसरा मार्ग ढूंढे, इटली को हम बॉयकॉट करें, या हम कह सकते हैं कि इसके एकाधिकार को समाप्त करें, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट व्यापार करते तो हमें मुनाफा होगा। अभी इटली का एकाधिकार है इसलिए इसको इतना लाभ पहुंच रहा है, संपन्न है, नवीन शक्तियां जागृत हो रही है। क्योंकि जब भी कोई व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसकी हर तरफ से चहुमुखी विकास होता है। तो इसी तरह यूरोप के अन्य देशों ने भी सोचा क्यों ना हम भी डायरेक्ट व्यापार करें, हम भी जाते हैं, हमारे भी साम्राज्य को बढ़ाते हैं। तो इस तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद यूरोप के देश आते गए और यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया को साम्राज्य अपना स्थापित करते गए। तो आगे हम पढ़ते जाएंगे क्रम वाइज क्रम। अभी इटली का ही हम एकाधिकार पढ़ रहे हैं। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। देखा, अब ये इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते क्योंकि उन्हें डायरेक्ट लाभ चाहिए, डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए। अब इटली तक वो चाहते थे कि इटली का आप साइड में करो, अब हम डायरेक्ट उनके साथ व्यापार करते हैं।
वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बस से अफ्रीका होकर पूरब की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। अब वो 15वीं शताब्दी मतलब 1401 से 1500 के मध्य उन्होंने सोचा कि इटली का एकाधिकार तो 11वीं 12वीं शताब्दी से ही और वो इतना संपन्न हो चुका है 200-300 सालों में, क्यों ना हम डायरेक्ट इनसे व्यापार करें। इसलिए उन्होंने सोचा, अब आपको वर्ल्ड मैप दिखा देते हैं, ये एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, आप भी ये परचेस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, ये है इंडिया, ये है इटली। अब इटली के जरिए ही सारा सामान पहुंचता था, इसलिए वो ये मार्ग तो अपना नहीं सकते थे। इसलिए यूरोप ने सोचा कि क्यों ना हम, ये अटलांटिक है, ठीक है, सॉरी अटलांटिक नहीं अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका के पास एक बसा द्वीप, क्योंकि पहले अफ्रीका इतना बोलते नहीं थे, सारा डिवाइड था पूरा, वैसे वर्ल्ड ही डिवाइड था, अलग अलग साम्राज्य आते थे, अलग अलग नाम रखते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि अंटार्कटिका के पास एक बसे द्वीप के थ्रू क्यों ना, क्योंकि ये पता नहीं था अभी रास्ता, हमें ये रास्ता खोजा नहीं है अभी हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, 1401 से लेकर 1500 के मध्य के बीच में। ये अभी उन्होंने ये रास्ता खोजा नहीं है, अब वो खोजने वाले हैं, इस पे वो काम कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि वो 15वीं शताब्दी में ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इटली के एकाधिकार को तोड़े, और ये जो यूरोप के बाकी देश है जो इटली सामान दे रहा था, बाकी ये वस्तुएं तो यहाँ से आ रही थी, पर वस्तुएं पहले इटली पर स्टॉप होती है और बाकी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसको पसंद होती है वो महंगी भी बेच सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक नया रास्ता ढूंढे। उन्हें लग तो रहा था कि इधर से कोई रास्ता है, तो वो नए रास्ते की खोज के लिए वो काम करने लगे 15वीं शताब्दी से। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 15वीं शताब्दी में ये कार्य स्टार्ट करने लगे। कौन? यूरोप के बाकी देश, ठीक है। तो यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, इसलिए वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जो 1401 से 1500 के मध्य। बहुत सारे, पहले तो क्या है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थी नहीं, तो बहुत सारे नरेश आते थे जाते थे, बहुत सारे साम्राज्य बनते थे बिगड़ते थे। इसलिए जो केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, मतलब अब जो है सेंट्रल जो स्टेट है वो बनने लगे थे, स्टार्ट होने लगे थे, ठीक है, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। किनको बढ़ावा दिया? मतलब ये जो अब जो साम्राज्य आने लगे थे, जो सेंट्रल स्टेट आने लगे थे, वो किनको बढ़ावा दे रहे थे? वो किसी लूटमार को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, अभी वो सिर्फ रास्तों को बढ़ावा दे रहे थे, वो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे देशों में जो प्रमुख थे उनको भी ध्यान देने वाली बात ये है कि पुर्तगाल और स्पेन जो है वो सबसे ज़्यादा थे। क्यों थे पुर्तगाली और स्पेनी, क्यों थे? ये बात ध्यान में रखना कि इटली के जो पास है वो फ्रांस है, और फ्रांस के नीचे स्पेन है, और स्पेन के नीचे है पोर्चुगल। इसको इंग्लिश में पोर्चुगल कहते हैं और हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, ठीक है। तो इटली जो पड़ोसी देश जब संपन्न होता है ना, तो ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी कि कुछ ना कुछ जेलसी होती ही है मन में। तो जो इटली के पास फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इटली का जो इतना संपन्न हो रहा है, हम भी वही कार्य करें जो इटली कर रहा है, पर एक अन्य रास्ता ढूंढते। तो यहाँ पे जो नए शासक बन रहे थे उन्होंने किस पर काम किया? नए मार्गों की तलाश, जो इंडिया तक पहुंचता है, दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचता है, तो उन्होंने इस पे काम किया, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन सबसे पहले रास्ता ढूंढता है और कौन सबसे पहले इंडिया के तट पर पहुंचता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ। तो यूरोप में एक नए मार्ग की तलाश जारी रहती है। उसमें वो सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम कोई भी रास्ता ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नक्शा, ठीक है। तो नक्शा का जो बनाने का कार्य है उन पे कार्य किया गया और ये तेजी से विकसित हुआ। कंपास जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताता है। खगोलीय प्रक्षणशाला, ठीक है, जो बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। अब खोजिए, ऐसा तो नहीं है कि कार्य कर रहे हो निकल गए बोट उठाकर, अपनी नावें उठाकर, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि इनका नक्शा बनाने का कार्य तेजी से होने लगा था। दूसरा, कंपास बन चुका था। बारूद जैसी कई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो बन चुकी थी और ये मदद की किन्हें? जो रास्ता ढूंढने निकले थे। कहाँ से ये निकले थे? यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। अभी मिला नहीं है, अभी ये ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, 24 पेज नंबर। तो इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ।
तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। किस प्रकार हुआ? नया मार्ग ढूंढना, कंपास, प्रौद्योगिकी, अन्य ऐसी टेक्नोलॉजी जो उपयोग में आ सके, कि नए नए मार्ग ढूंढ सकें। कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूरब की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद की स्थापित होने के कारणों में ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण का अभ्युदय क्यों हुआ ये भी ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर पुनर्जागरण के पहले कृषि होती थी और उनका पूरा फोकस कहाँ था? कृषि पर। अब क्या हुआ कि कृषि में वो निवेश तो कर रहे थे पर उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था जो इटली के देशों को मिल रहा था, क्योंकि वो एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन्होंने नए मार्ग की तलाश की। दूसरा ये बात थी कि कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी आने लगी थी, नई नई फैक्ट्रियाँ डल रही थी, इसलिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी। और वो कच्चा माल कहाँ मिलने वाला था? दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ मिलने वाला था। इसलिए उन्हें वो रास्ता तो ढूंढना ही था, क्योंकि वो इटली के एकाधिकार को तोड़ना ही चाहते थे और अपनी आपूर्ति खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, अब वही की वही बाजार, जितने लोग थे उतना, जितने ज़्यादा लोग रहे और उतना अच्छा रहता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचें, इसलिए वो नए बाजार ढूंढ रहे थे। पूरब की धन संपदा का आकर्षण, सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूरब में जो सोने चांदी थे वो बहुत ही थे, तो वो जो धन था, धन में कच्चा माल भी आ जाता है, तो वहाँ पर जो इतनी सारी धन संपदा थी उनका भी एक आकर्षण था यूरोप के लोगों के मन में। उसके बाद ईसाई मत के प्रसार, क्योंकि ये सब ईसाई थे और इधर के बौद्ध, जैन, हिंदू दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, तो वो ईसाई मत के प्रसार की भी एक इच्छा थी उनके मन में कि क्यों ना हम इनका ईसाई में धर्म परिवर्तन कर दें, कहते हैं ना धर्मांतरण। ठीक है, एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद की स्थापित होने के कारण, तो ये सब कारण है जो यूरोपीय को भारत में आने के लिए जोर दे रही है, उन्हें बल दे रही है कि हमें आना ही है। क्यों आना है? इतने सारे कारण हैं। क्या क्या कारण है? एक तो ईसाई मत का प्रसार करना है, उन्हें एक नवीन बाजार चाहिए, उन्हें कच्चा माल चाहिए, उन्हें कृषि में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उन्हें धन संपदा दिख रही है, उन्हें एक प्रॉफिट बेस्ड प्लेस दिख रही है, तो उन्हें किसी भी तरह उन्हें रास्ता चाहिए जो इटली के एकाधिकार को, पूरे मार्केट पर जो एकाधिकार है उसको तोड़ सके। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढना था, तो वो इसी पर कार्य कर रहे थे। अब आते कौन हैं वो देखेंगे। तो भारत में कौन आया? पुर्तगाली आए। कैसे आए, कब आए, ये देखते हैं। 6ठी शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापार संबंध थे। जो 6ठी शताब्दी का अंत, मतलब समझ रहे हैं आप? 6ठी शताब्दी, इसका मतलब है 501 to 600 ईसा। ठीक है, तो ये 6ठी शताब्दी का जब अंत हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि 500 ईस्वी तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देश, ग्रीस और रोम, ध्यान देने वाली बात है, रोम जो है इटली की कैपिटल है, ग्रीस भी वहीं एक कंट्री है उसके पास, नेबर कंट्री। ठीक है, देख सकते हैं हम, इटली के जो ऊपर है या जो पास में है वो ग्रीस है। तो ग्रीस तथा रोम जैसे जो यूरोप, क्योंकि दोनों देश जो है वो यूरोप के देश हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे यूरोपीय देश। भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी के अंत तक, तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा व्यापार 6ठी शताब्दी के अंत में किसके साथ था, तो वो इटली के साथ था, इसलिए तो वो एकाधिकार प्राप्त कर सका। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे इस निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई, मतलब ब्लैंक आ गया बिल्कुल। निष्कपट मतलब कोई ऐसा कपट नहीं कि हम उन पर शासन करेंगे या हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा कोई कपट था नहीं पहले के व्यापार में। इसलिए वो यहाँ का जितना भी वस्तुएं बनती थी वो वहाँ जाती थी यूरोप में, यूरोप की वस्तु यहाँ आती थी। ऐसा कोई प्रॉफिट बेस्ड था नहीं कि हमें ज़्यादा मिले, हम यहाँ पे शासन करें, यहाँ से ज़्यादा माल ले जाए, ऐसा कोई कपट वाला था नहीं। ये निष्कपट था, मतलब कपट, बिना कपट के संबंध था ये। और बिना कपट का संबंध हमेशा अच्छा और ज़्यादा समय तक चलता है, पर जब किसी संबंध में कपट आ जाता है तो आप देख सकते हो कि उन्हें भगाना ही होता है, जैसे भारत से अंग्रेज गए। तो ये रिक्तता आ गई, अब इसमें ब्लैंक आ गया, मतलब अब कपट होने लगा। तो आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसे रिक्तता को समाप्त किया गया, क्योंकि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो आए वो किस लिए आए? वो व्यापार की दृष्टि से आए। अभी उनमें कपट नहीं है, बाद में आएगा भला, पर अभी तो कपट नहीं है, जैसा 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी के अंत तक था निष्कपट। वो वापस से निष्कपट व्यापार करने 15वीं शताब्दी में आए, क्योंकि बीच बीच में मध्यकाल भारत में क्या होता है कि अरबों का जब आक्रमण होता है तो वो साम्राज्य फैलाते हैं, वो लूटने के उद्देश्य से आते हैं, व्यापार के उद्देश्य से नहीं आए। तो कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी से जो 15वीं या फिर हम कह सकते हैं
14वीं शताब्दी तक सब लूट मार ही चलता रहा भारत में, ये निष्कपट संबंध था नहीं किसी के साथ। तो निष्कपट संबंध कब खत्म हुआ? जब 1501 में पुर्तगाली जब भारत आए। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। और आपको अभी बताया कि पोर्चुगीज़ मतलब जो पुर्तगाल है वो कहाँ पर है? इटली के पास में ही है, कॉर्नर पर ही है। मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, स्पेन, पेरिस, फ्रांस, इटली, ये सभी नेबर कंट्री है। तो सबसे पहले यहाँ इटली को देखकर पोर्चुगल ने भी सोचा क्यों ना हम भी एक नया रास्ता ढूंढे और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करें। अब समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। तो समुद्री मार्ग की खोज कैसे की? समुद्री मार्ग की खोज तो 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को ड गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहते। देखो, सबसे पहले जो पुर्तगाली आए, नया रास्ता सबसे पहले किसने ढूंढा था? पुर्तगाली ने। इन्हें भी काम किया ना, स्पेन और पुर्तगाली दोनों काम कर रहे थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली ने ढूंढा और पुर्तगाली में जो नाम था जिस नाविक का, उसका नाम था वास्को डी गामा। वो यहाँ से आया और वो इंडिया के जो ये तट है, मालाबार तट, वहाँ के जो कालीकट स्थान है केरल का, वो वहाँ पर आकर रुका। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो समुद्री मार्ग की खोज की एवं पुर्तगालियों का आगमन। तो यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। पहले भी बता चुके हैं पहले भी कि जो भारत के साथ जो पुर्तगाल का व्यापार था वो पहले भी था। ऐसा नहीं है कि पहले व्यापार नहीं करते थे, सभी देशों के साथ व्यापार था, पर एक नए मार्ग से आया था वो। इसलिए हम बोलते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में सबसे पहले कौन आया? तो वो पुर्तगाली आया, क्योंकि वो नए रास्ते से आए थे और व्यापार का एक नया दृष्टिकोण लेकर आए थे। चर्चा करेंगे वैसे हम इसकी। तो तथापि केप ऑफ गुड होप होकर आया। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? जो अफ्रीका का तट, साउथ अफ्रीका का कंट्री है ये, जो कॉर्नर पे है, यहाँ पर है क्या है? केप ऑफ गुड होप। तो पहले वो पोर्चुगाल का जो वास्को डी गामा है वो यहाँ से चला साउथ अफ्रीका के यहाँ पर आया और यहाँ पर रुका वो, केप ऑफ गुड होप। फिर यहाँ से चला, देखा कि वो तो भारत के तट पर पहुँच गया है। तो कब आया वो? 17 मई 1498 में कालीकट तट पर पहुंचा। तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। अब जो भारतीय इतिहास बदलने वाला था, अब उसकी चर्चा हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो आ चुका है, वो देखेगा अब कि हमारा एकाधिकार करने का समय आ चुका है। तो ये क्या हुआ? एकाधिकार करने का समय आ चुका है। इसका मतलब भारतीय इतिहास की जो दिशा है, जो इटली का एकाधिकार है, जो चल रहा है सद्भावना से व्यापार, वो अब बदलने वाला है गहरे रूप से, क्योंकि उसको प्रभावित करने वाला है। पर वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो वेनिस इटली का एक राज्य है की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा था। पहले भी बता चुके हैं कि 15वीं शताब्दी तक इटली इतना संपन्न हो चुका था और वेनिस उसका एक राज्य है इटली का। बताया था अभी आपको इटली कहाँ पर है, ध्यान रखना है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इटली यहाँ पर है। इटली से जलने लगा था ये पुर्तगाल, इसलिए यहाँ पर वो नए रास्ते पर वो सभी साम्राज्य और राज्य के जितने भी शासक है वो कार्य कर रहे थे। इसलिए 1498 में आखिरकार उन्होंने एक रास्ता खोजा। वास्को डी गामा आया 1498 में, केप ऑफ गुड होप पर रुका। उसके बाद वो इंडिया के कालीकट तट पर पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि वो इटली के जो संपन्न राज्य है वेनिस, उससे ईर्ष्या करने लगा था, जेलेसी फील करने लगा था। क्योंकि एक पड़ोसी जब संपन्न होता है तो दूसरे पड़ोसी में ईर्ष्या फील होती है, जेलेसी फीलिंग आ ही जाती है। उसके बाद जब उन्हें लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे थे। अब उन्हें तो चाहिए कि किसी भी तरह हमारे एकाधिकार हम प्राप्त कर सके और एक प्रॉफिट बेस्ड हमारा ट्रेड हो। किसके साथ? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और भारत के साथ, सोने की चिड़िया भारत के साथ, हमारा देश महान भारत के साथ। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली। जैसा कि अभी हम कहाँ पर पहुँच गए? पहले बेकंड में पहुँच गए। कब कहाँ पर? 7वीं शताब्दी में, जब अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली। देखना होगा ये अरब कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब अरब कंट्री है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब क्या है? ये टर्की, सीरिया, इजराइल, यहाँ पर इजराइल है, ठीक है। ये सभी अलग अलग देश हैं यहाँ पर, जॉर्डान तो यहाँ पर ये सब अरब कंट्री है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये अरब है, इन्होंने मिस्र एवं ये जो इजिप्ट है, इसको हम मिस्र बोलते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। अब यहाँ से भी अन्य सामान तो आ नहीं सकता इन देशों के लिए डायरेक्ट, तो इसलिए उन्होंने एक नया मार्ग ढूंढा। तो ये जो अरब कंट्री है धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रही है। तो ये इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं, ठीक है। तो यह मिस्र पर कब्जा कर लिया अरब देशों ने, पर्शिया पर भी कर लिया। ये कब कर लिया? 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। तो यूरोप और भारत की जो मध्य सीधे संचार या संपर्क के जो माध्यम, अगर बीच में हम कोई बात करते हैं और बीच में कोई आ जाता है तो हमारा संपर्क क्या है? टूट जाता है, हम थोड़ा अलग फील करने लगते हैं।
तो इसलिए जब अरब के देशों ने अपना साम्राज्य बढ़ाया और मिस्र पर भी कब्जा किया तो जो डायरेक्ट संचार था वो बंद हो गया। हमारे बीच में यही आता है अरब, इसलिए ये डायरेक्ट जो व्यापार ट्रेड था वो बंद हो गया। अब पूरब से जो वस्तुएं यूरोपीय बाजार में, अब ये अरब क्या है, एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो वह बोलता है कि हमारा जो मतलब हम जो वस्तुएं लेने जाते हैं, ठीक है, हम इनसे यूरोप से वस्तुएं लेने जाते हैं तो हमें पहले किसका सामना करना होगा, अरब कंट्रीज से, जिसका वो जो साम्राज्य अपना फैला रहा है, क्योंकि हमें भी अभी रास्ता पता नहीं है ना, 7वीं शताब्दी की बात चल रही है अभी, तो अरब कंट्रीज से मिलो, उसके बाद यहाँ पे वस्तुएं सेंड करो। तो इसी तरह यूरोप को भी अपनी वस्तुएं पहले मुस्लिम साम्राज्य से मिलाना होती थी, उसके बाद फिर अन्य देशों में पहुँचती थी। तो इसलिए उन्हें एक नया मार्ग की तलाश तो पहले से ही थी। अब आगे हम बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सीधे संचार और संपर्क के मार्ग तो बंद हो गए भारत के लिए और यूरोप के लिए। अब दोनों देशों के बीच में ये अरब कंट्रीज आ गई, मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से जाने लगी। वेनिस आपको बताया कि इटली में ही एक राज्य है, वेनिस, इटली यहाँ पर है। प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बना रखा, तो पहले से ही इटली का तो व्यापार था ही इनके साथ, पर परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। व्यापार एकाधिकार था, जब इतना बड़ा बिजनेस हो तो क्यों ना होगा ही, एक धन संपदा का प्रभाव होगा ही इटली के साथ। और राजकुमार हेनरी जो पुर्तगाल का नाविक था, पुर्तगाल में एक कौन था, राजकुमार हेनरी था, अपना मतलब उसने पूरी लाइफ अपने मतलब रास्ते ढूंढने में ही निकाल दी। पूरी अपनी जो लाइफ है उसे चाहिए कि एक नया मार्ग ढूंढे, क्योंकि वो इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहता था। उसमें इतना लालच था कि क्यों ना मैं एक नया मार्ग ढूंढूं और मैं अपना व्यापार अलग करूँ, पूरा पुर्तगाल है वो अपना व्यापार एक अलग रास्ते से करे, इसलिए उसने अपना पूरा जीवन ही इसमें निकाल दिया एक नए रास्ते की खोज में, पर वो कर नहीं पाया। अब एक नया पुर्तगाली जो एक नाम था उसका बार्थोलोम्यो डियाज, वो भी एक पुर्तगाली था, वो भी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था, यहाँ तक तो पहुंच गया था। क्या नाम था उसका, बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं, केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसे, केप ऑफ गुड होप। पर यद्यपि वो 1488 में लिस्बन लौट आया, मतलब लिस्बन यहाँ पर है, जर्मनी के पास ही है लिस्बन, सॉरी ये पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन। और उसके बाद फ्रांस आएंगे, फिर इसके बाद फ्रांस, स्पेन, ये सब क्रम वाइज आएंगे, हम आपके एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे। तो कौन आया था, सबसे पहले तो आपको जैसे बताया है कि हेनरी, एक राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक था, उसने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर नए समुद्री मार्ग को खोजने में समर्पित कर दिया। उसके बाद आया 1487 में बार्थोलोम्यो डियाज, एक पुर्तगाली आया, वो यहाँ तक तो पहुँच गया पर वापस पुर्तगाल मतलब लिस्बन चला गया। इसके बाद 10 वर्षों के अंतराल के बाद, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुँचा, पर 1488 में बार्थोलोम्यो डियाज इस केप ऑफ गुड होप पर पहुँच गया। तो आपसे अगर कोई पूछे, कभी क्वेश्चन बन जाए कि केप ऑफ गुड होप पर पुर्तगाल का कौन सा व्यक्ति सर्वप्रथम पहुंचा, तो वो बार्थोलोम्यो डियाज था। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक तो हमारा रास्ता 1488 में ही पता चल चुका था। अब पश्चिम में अमेरिका के विपरीत, ये एक पश्चिमी देश है जो यूरोप के लिए तो ये पश्चिमी कहलाएगा, तो ये पश्चिमी देश है अमेरिका। आपको पूरा मैप दिखा देते हैं, जो ये यूरोप है उसके लिए ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो यूरोप के लिए पश्चिमी देश जो अमेरिका है उसके विपरीत जो पश्चिम में अमेरिका के विपरीत जो पूर्व में यूरोपीय शक्तियां सीधे उपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण उन्हें तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। देखो पश्चिम में तो मतलब उन यूरोप के पश्चिम में अमेरिका है, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उस पर औपनिवेशिक शासन से शुरुआत की। उनके साथ पहले कोई व्यापार था, पर डायरेक्ट उन्होंने वहाँ पे साम्राज्य बढ़ा लिया। पर पूरब में उन्हें डायरेक्ट अपना शासन नहीं कर सके, पहले उन्होंने व्यापार के लालच दिया गया, फिर उन पर शासन किया। क्यों किया, ऐसा करने में उन्हें थोड़ा समय लगा। ऐसा क्यों लगा, इसके कई कारण हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि पर इतना भी समय नहीं लगा, क्यों समय इतना नहीं लगा वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र बारूद, देखिए जो भी हमें अगर ट्रेवल करना होता है, अगर हमें बाय सी ट्रेवल करना है तो हमें इसमें ट्रेंड होना होगा, हमें इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी तो गेन करनी ही होगी। हमें अगर पोर्तुगल से इंडिया जाना है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो हमें थोड़ी टेक्नोलॉजी अपनानी ही होगी। इसलिए उन्होंने अपनी
समुद्री शक्ति, तकनीक एवं बारूद, कई तरह की उन्होंने खोज कर ली थी। उसके बाद ही उन्होंने मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है, तो उन्होंने तकनीक एवं और इन सभी के कारण उन्होंने तीव्रता से मतलब बहुत जल्दी ही समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। मतलब समुद्री शक्ति किसे बोलते हैं कि समुद्र ये अपना है, ये समुद्र अपना है, ये समुद्र अपना है, ये समुद्र अपना है, तो ये पूरा समुद्र अपना है, तो ये होती है एक समुद्री शक्ति। किसके हाथ में है? पोर्तुगल के हाथ में है। क्योंकि जब कोई संसाधन अगर किसी के हाथ में आ जाता है तो वो अपने आप को एक वर्चस्व के रूप में स्थापित करता है। उसी तरह पोर्तुगल ने भी वैसा ही किया, उसने अपने समुद्री शक्ति प्राप्त कर ली और उसे इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा इन पर शासन करने में। समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। समझ रहे हैं आप? समुद्र में जो भी व्यापार होता था उसका नियंत्रण कायम कर लिया। जब अगर रास्ता मिल ही गया है तो उन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई अपने व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए। अब पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे। देखो, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि हम बिजनेस करेंगे, पर जब धीरे धीरे लालच बढ़ता है तो उसके साथ एक्सपांड बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं है कदम। तो इसी तरह पुर्तगाली भी यहाँ पर क्या आए थे? बिजनेस करने आए थे, व्यवसाय करने आए थे। लेकिन उनका छुपा हुआ जब एजेंडा था वो ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना, एक यह भी छुपा हुआ एजेंडा। मतलब वो बिजनेस के तो मकसद से आए थे, पर उनका एजेंडा क्या था? मत का प्रचार करना। कौन सा? ईसाई मत का। देखिए, जब कोई बिजनेस करता है तो सिर्फ वो एक ही पर्पस के लिए नहीं करता, उसके बहुत सारे छिपे हुए एजेंडे रहते हैं, वो बताता नहीं है आखिरकार। पर जब बिजनेस कोई देखता या करता है किसी के साथ तो वो अपने प्रॉफिट बेस्ड से 1 पॉइंट को नहीं देखता है, वो 10 पॉइंट को देखता है कि हमारे अगर इनके साथ बिजनेस करते हैं तो हमें इधर से भी प्रॉफिट होगा, उधर से भी प्रॉफिट होगा। तो इस तरह पुर्तगालियों ने भी सोचा कि हम इनके साथ व्यापार तो करते हैं, पर धीरे धीरे हम इनको ईसाई मत के बारे में बताएंगे और धीरे धीरे इनको धर्म परिवर्तन कर देंगे इनका। तो ईसाई मत का प्रचार करके ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब व्यापारी को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अरब कंट्रीज है इनका एकाधिकार था, ये मुस्लिम थे अरब व्यापारी। तो यहाँ से जो भी वस्तुएं जाती थी वो मुस्लिम के थ्रू होती हुई यूरोप के अन्य देशों में जाती थी। तो ये जो पुर्तगाल नए रास्ता ढूंढ निकाले थे। अब यहाँ पर क्या था? पुर्तगाली आने से पहले इनका ही था वर्चस्व, जिनका अरब कंट्री उसका, मुस्लिम शासकों का। तो इनकी शक्तियों को खदेड़ना था, यहाँ से भगाना था, क्योंकि इनको भगाकर ही वे एक अधिकार, मतलब सिर्फ हमारा ही अधिकार हो, हम ही व्यापार करें, कोई किसी को व्यापार ना करने दे, हम यहाँ पर पूरे इस पर शासन करें। ठीक है, और हम ही सभी को ईसाई बना ले। अगर ये पहुँच गए तो ये मुस्लिम बनाते जाएंगे धीरे धीरे। इनका ये इसलिए ये भी रीज़न था कि मुस्लिम बनने से पहले हम इन्हें ईसाई बना देते हैं, क्योंकि ये तो थे बेचारे सीधे साधे, इन पे जो भी शासन करे ठीक है, इतना विरोध करते नहीं थे। हालांकि बड़े बड़े राजाओं ने किया है, पर जो वहाँ की जनता है इतना विरोध नहीं कर सकी। तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ के जो नागरिक थे वह धीरे धीरे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो रहे थे। मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ तो मुस्लिम में थोड़े बहुत परिवर्तित हुए, पुर्तगाली का आगमन हुआ तो ईसाई में थोड़े परिवर्तित हो गए। तो इस तरह का कार्य चलता था। तो पहले अरब जो यहाँ पे कंट्रीज थी अपना पूरा शासन लगाकर बैठी थी, अपना दरबार लगा के बैठी थी, तो इनके साथ व्यापार था, इसलिए यहाँ की समुद्री शक्तियाँ भी इनके हाथों में थी। अब ये जो पुर्तगाली है इनने नया व्यापार ढूंढ लिया, नया रास्ता ढूंढ लिया। तो यहाँ की जो शक्तियाँ अरब के हाथ में थी उनको बाहर निकालना चाहती थी और यहाँ से सीधे अपना डायरेक्ट और अपना शासन पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर फैलाना चाहती थी। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अरब व्यापारी को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफा था, बहुत ज़्यादा व्यापार करना, पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारी का एकाधिकार था और आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जो अरब की नौपोतों थी, मतलब जो भी शिप्स बोट थी, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। किसने किया? पुर्तगालियों ने अरबों का। अभी बताया अरब कहाँ थे, पुर्तगाली कहाँ थे। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा। 15 वर्षों में कैसे कर लिया? क्योंकि पुर्तगालियों ने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, बारूद का यूज़ किया, तो लूट लिया उन्हें, उन पर आक्रमण किए, बारूद से जहाजियों को लूटा, जितने भी अरब के जहाज़ थे उनको लूटा, उसमें जितनी भी धन संपदा थी और जो भी वस्तुएं वे ले जा रहे थे उनसे छीन लिए और उनको मार दिया गया। और अन्य दमनात्मक कार्यवाही की, दमनात्मक का समझ रहे हैं आप, उन पर प्रेशर डाला गया, मारा गया, कई नरसंहार बोलते हैं जिसे हम, वह किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा
अरबों पे। पुर्तगालियों की सुदंड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब, फारस और भारत के व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। अब देखिए आपने कि 1498 में पहुंचा ही है वो, 1498 में पुर्तगाली एक यहाँ पे पहुंचा ही है और यहाँ की धन संपदा लेकर यहाँ पहुंच गया वापस। देखिए जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया तो जितना भी उसका खर्चा हुआ था, जितना भी वो सामान लाया था, उसका वह 20,000 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के वापस पहुंचा था। इतना उसे प्रॉफिट मिला था कालीकट के तट पर, ठीक है। तो और अरब कंट्रीज को भी उसने बाहर खदेड़ दिया था सिर्फ 15 वर्षों में। पर 1501 में ही 1498 में आया कौन? पुर्तगाली। पर 1501 में जो पुर्तगाल का शासक था मैनुअल प्रथम, उसने अपने आप को यहाँ सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ भारत का मत सोचना कि भारत का ही, उसने अरब फारस के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। घोषित तो करना ही था क्योंकि इन सभी को बाहर खदेड़ दिया और इन पर शासन करने लगा, तो उसे अपने आप को इन सभी के साथ व्यापार करने का मालिक घोषित करना ही था। तो 1501 में उसने मालिक घोषित कर दिया, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में व्यापार से शासन तक के बारे में पढ़ेंगे, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे कि उसने किस तरह वहाँ पहुँचा, किस तरह उसे किसका सामना करना पड़ा। वो पुर्तगाल के जो शासक थे वो उन्होंने क्या डिसीजन था, नेक्स्ट उनका पतन कैसे हुआ, क्योंकि हर एक शासक का पतन तो होता ही है। अगर उनका गलत उद्देश्य रहे, गलत मकसद रहे तो उनका अंत निश्चित है। उसके बाद डच आते हैं, ठीक है। तो एक के बाद हम सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।